श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग। आपका स्वागत है अनुराग एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 8-10 दिन पहले एग्जिट पोल्स आने के पहले हमने ममता दीदी की कुंडली के ऊपर एक एनालिसिस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मुझे लग रहा है थर्ड टाइम भी ममता बनर्जी दीदी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। दोस्तों, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पूर्ण बहुमत के साथ दीदी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। दोस्तों, चाहे बीजेपी आए चाहे दीदी आए, उससे हम एस्ट्रोलॉजर्स को कुछ लेना देना नहीं होता है। बट दोस्तों, खुशी इस बात की होती है कि जो स्टडी हम कर रहे हैं, जिसका एनालिसिस चालू है, उस स्टडी में भगवान कुछ हद तक ही सही, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो विद्या का ज्ञान हमें दे रहा है। तो इस बात की हमें ज़्यादा खुशी है, इससे ज़्यादा कि वेस्ट बंगाल के ऊपर मेरा प्रेडिक्शन सही है। दोस्तों, ये जो टेक्निक्स है, ये मैं आज आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा। इसमें कुछ सीक्रेट टेक्निक्स भी रहेगी कि कैसे किसकी कुंडली प्रेडिक्ट की जाती है और कहाँ हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों, देखते हैं कि दीदी की कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जो वो फिर से थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बन गए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप बर्थ टाइम नोट कर लीजिए। 5 जनवरी 1955, 5 जनवरी 1955 सवेरे 7 बजे मैंने अप्रोक्सीमेट कहा था, 7 AM कोलकाता। तो दोस्तों, ये जो कुंडली बनती है, ये मकर लग्न की कुंडली बनती है। और आपको एक मैं बात बता दूं, 0 डिग्री पे इनका एसेंडेंट है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एसेंडेंट है इनका। और दोस्तों, इनको जो महादशा चल रही है शनि में चंद्र की चल रही है। 2008 से इनको शनि की महादशा शुरू है। तो दोस्तों, हमेशा एनालिसिस करने के टाइम पहले तो ये देख लेना चाहिए कि महादशा कौन सी चालू है, अंतर्दशा कौन सी चालू है। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है दोस्तों, इनको शनि की महादशा चालू है, जो लग्नेश होकर 10th हाउस में बली होके बैठा हुआ है, 2008 से ही चालू है। और उसमें चालू है चंद्र की अंतर्दशा। नेगेटिव पॉइंट क्या होता है? अगर शनि में चंद्र चलेगा तो निगेटिव पॉइंट क्या होगा? निगेटिव पॉइंट ऐसा होगा कि विष दोष के हमें परिणाम देगा। शनि चंद्र, चंद्र शनि, ये हमें फ्रस्ट्रेट करेगा। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमें रॉन्ग डिसीजन लेने पे ये मजबूर कर दे, हम कुछ डिसीजन थोड़े बहुत रॉन्ग ले ले, ऐसा इसमें हो सकता है। लेकिन दोस्तों, फिर हमें देखना है कि दोनों प्लैनेट्स की कंडीशन कैसी है, क्योंकि राजयोग वाला जो फैक्टर रहेगा वो इसमें हम काउंट नहीं करेंगे फ्रस्ट्रेशन में, वो एक अलग पॉइंट हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे शनि की महादशा चालू है ममता दीदी को, जो शनि विशाखा नक्षत्र में बैठा है। तो इसने गुरु से कनेक्शन बना लिया, क्योंकि शनि एक्सॉल्टेड पोजीशन में है, नक्षत्र विशाखा है, इसने केंद्र में रह के गुरु से कनेक्शन बना लिया, नक्षत्र वाइज गुरु से कनेक्शन बना लिया। अब दोस्तों, देखना चाहिए कि गुरु की कंडीशन क्या है। गुरु एक्सॉल्टेड है, रेट्रोगेट है, एज ज्यादा है, रेट्रोगेट प्लैनेट ज्यादा एज में बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, इनका गुरु एक्सॉल्टेड है। और गुरु जो है पुनर्वसु ग्रोइंग नक्षत्र में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। आपने देखा होगा ममता दीदी पुखराज पहनते हैं हमेशा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस के लॉर्ड के ही हम स्टोन्स पहने, इस पे मैं अलग एपिसोड बनाऊंगा। लेकिन अभी आप ध्यान में रख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे गुरु एक्सॉल्टेड है। अब दशा है चंद्र की, तो चंद्र कहाँ का स्वामी है? चंद्र है यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन एक्सॉल्टेड है। चंद्र उच्च का है, कृतिका नक्षत्र का है, फाइटिंग नक्षत्र है। दोस्तों, क्योंकि चंद्र की राशि में गुरु बैठा है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि चंद्र से गुरु ट्रांजिट में कैसा चल रहा है। क्योंकि जिस राशि में जो प्लैनेट बैठा है, वो प्लैनेट को आप चंद्र से काउंट कर लो कि वो ट्रांजिट में कैसा चल रहा है। जैसे दोस्तों, अब इनकी राशि है टॉरस। टॉरस से आप एक्वेरियस तक गिनो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो चंद्र से गुरु 10 चल रहा है। दोस्तों, चंद्र से गुरु 10 चल रहा है, और अगर आपका लग्न भी 10 नंबर का आ जाता है, ये मेरे गुरुजी ने बताई हुई मुझे टिप है। अगर आपका लग्न भी 10 नंबर आ जाता है, चंद्र से 10th गुरु चल रहा है, और 10th ही अगर आपका लग्नेश है, लग्न आपका मकर राशि का है, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट करता है। अगर महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी तो, महादशा अंतरदशा अगर गलत होगी तो फिर ये राजयोग क्रिएट नहीं करेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि चंद्र राशि गुरु 10th है और 10 नंबर का ही लग्न है, महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, तो एक राजयोग कारक है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था। अब दोस्तों गुरु ये होरोस्कोप में कहाँ पे है? ट्रांजिट वाइज सेकेंड हाउस में है, तो इसने मंगल को एक्टिवेट कर दिया। दोस्तों इसने मंगल को एक्टिवेट कर दिया तो 4th हाउस और 11th हाउस भी इसके साथ में एक्टिवेट हो जाते हैं। मंगल की जहां जहां राशियां गिरेगी वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों इनका वीनस एक्टिवेट हो गया, इनका सैटर्न भी एक्टिवेट हो गया। दोस्तों ये होरोस्कोप में अगर अभी आप ट्रांजिट वाइज सैटर्न की भी पोजीशन देखेंगे तो सैटर्न चल रहा है मकर राशि में, लग्न में ही सैटर्न चल रहा है। तो क्योंकि लग्न में सैटर्न चल रहा है तो ट्रांजिट वाइज लग्न भी बली है, ट्रांजिट वाइज भी लग्न बली है, महादशा वाइज भी लग्न बली है, अंतरदशा वाइज 7th हाउस का लॉर्ड जो कंपटीशन का लॉर्ड है बली है। अब 7th हाउस का लॉर्ड की दशा है, मतलब चंद्र की दशा है, इसका मतलब ये है कि गुरु भी एक्टिवेट है और गुरु पूरी तरीके से अपना रिजल्ट दे रहा है। दोस्तों हर एंगल से कुंडली स्ट्रांग बनती है, इसीलिए ये इलेक्शन में तो दीदी को ही चुन के आना था, दीदी की ही जीत यहाँ पे तय थी। जरूरी नहीं है अगर आपका सन वीक है तो आप राजनीति में नहीं जा सकते, आप IAS IPS नहीं बन सकते, कोई जरूरी नहीं है। हाँ मैंने ये दो चीज देखी है, अगर आपका सन हेवीली डैमेज है, 9th लॉर्ड के साथ डैमेज है, हो सकता है कुछ फैक्टर्स रहते हैं, कुछ नक्षत्र रहते हैं, हो सकता है फादर के एज में कमी आए। अगर फादर के एज में कमी आएगी तो राजयोग बनाएगा, अगर फादर की एज ज्यादा है तो फिर पॉलिटिक्स में सक्सेस नहीं देगा। ये एक सीक्रेट है। ये एक और टेक्निक मैंने दी, अगर सन और राहु साथ में है विद 9th लॉर्ड, फादर के एज में कमी लाएगा। अगर फादर की एज ज्यादा है तो राजयोग क्रिएट नहीं करेगा, अगर फादर की एज कम है तो राजयोग क्रिएट कर देगा। कोई भी चीज अपने दोनों फैक्टर्स को खत्म नहीं करती, एक फैक्टर को उठाती है तो एक फैक्टर को खत्म करती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो इतने सालों से जो मैं पढ़ रहा हूँ, इतना पढ़ने के बाद जो मैंने ऑब्जर्व किया है हजारों कुंडलियां देखने के बाद, वो मैं टेक्निक आपको दोस्तों दे रहा हूँ। ये आप हमेशा ध्यान में रख लीजिए। गवर्नमेंट सर्विस में भी यही काम आएगी, IAS IPS में भी यही काम आएगी, नक्षत्र मैटर करते हैं। अब दोस्तों इस टाइप से मैंने इस कुंडली का एनालिसिस किया था, हालांकि बाकी भी बहुत चीजें थी, इतने जल्दी ये होता नहीं है, लेकिन जो बेसिक था 80% वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों बहुत सारे लर्नर्स मुझे कॉल करते हैं, बीच में मैंने कुछ क्लासेस भी लिए थे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जो मैंने अभी बंद कर दिए कुछ रीजंस की वजह से। दोस्तों मैं सबको एक ही टिप देना चाहूंगा, सभी लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का बेसिस है लग्न कुंडली, बेसिक है लग्न कुंडली और लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली। लग्न और नवमांश अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपको लग्न कुंडली के ऊपर पकड़ है तो आप विदाउट नवमांश देखिए नवमांश कुंडली समझ सकते हो कि किसकी क्या होगी। डिग्रीज देख लो, डिग्रीज के ऊपर से आपको समझ जाएगा कि नवमांश कुंडली क्या होगी, कोई ऐप में देखने की जरूरत नहीं रहेगी। लग्न और नवमांश स्टूडेंट्स जो मेरे पास कुछ आते थे और कुछ लोगों को मैंने देखा है, मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जिन्होंने काफी कॉम्प्लिकेटेड करके इसको समझाया था। बीजेपी की विन बताई थी, एस्ट्रोलॉजी को काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था और रॉन्ग प्रूव हुए हैं। रीजन ये है दोस्तों कि जब तक आपका D1 और D9 चार्ट में मास्टरी नहीं आ जाती, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप D10, प्रीमशाम चार्ट, D60 चार्ट, कोई भी चार्ट पे जाओ ही मत, आप उसे देखो ही मत। क्योंकि अगर ये जो घर है, अगर घर का जो ढांचा रहता है वही आपका कच्चा रह जाए तो घर गिर जाएगा। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है, नहीं आती है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10-20% की एस्ट्रोलॉजी मुश्किल से आती होगी, लेकिन जितनी आती है काफ़ी हद तक बहुत अच्छी आती है। मैंने आज बहुत से वीडियो देखे जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड करके D10 में जाके, D60 में जाके, दर कारका देख के, आत्मा कारका देख के, बहुत सी चीज़ें देख के प्रेडिक्शन पूरे रॉन्ग कर दिए। जब तक आपको D1 और D9 का ही नॉलेज नहीं है तो आप क्यों बाकी के डिविजनल चार्ट्स में आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। पहले आप आपके D1 को इतना पक्का कर लो, आप इतनी टेक्निक्स डेवलप करो कि आपको कुछ देखने का काम ही ना पड़े। सिर्फ D1 चार्ट से भी आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैंने कहीं कहीं देखा कि D10 चार्ट से ये बोला जा रहा था कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। D10 चार्ट का क्या लेना देना है इलेक्शन से, कुछ भी नहीं, जीरो। D10 चार्ट प्रोफेशन में हेल्प करता है, लेकिन वो प्रोफेशन में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ हेल्प नहीं करता। हो सकता है मेरे वर्ड्स आप लोगों को गलत लगे, हो सकता है, जिसके लिए मैं आपको अभी से ही सॉरी बोलना चाहता हूँ।
लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनको मैं मेरे तरफ से एडवाइस देना चाहूँगा, बहुत से लोगों को ये लगता है, मान लो कोई भी प्लैनेट, मान लो गुरु उच्च का है, सन के नियर है, बहुत कम डिग्री पे सन के साथ है, बोलते हैं मेरा गुरु उच्च का है, मेरा गुरु अस्त हो गया और अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा। कौन बोलता है कि प्लैनेट अस्त होते हैं पूरी तरीके से? प्लैनेट अस्त होते ही नहीं, सन के सेम डिग्री पे भी रहता अस्त पूरी तरीके से होते नहीं है। तो दोस्तों जब तक बेसिक ही नहीं मालूम रहेगा तो आगे जाके कुछ मतलब नहीं है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने T1 और D9 चार्ट पे फोकस करना चाहिए। 70 to 80% प्रेडिक्शंस राइट आएंगे। अगर आप आपका बेसिक छोड़ के अदर डिविजनल चार्ट्स पे फोकस कर रहे हो, आप विंशोत्तरी दशा का यूज ना करते हुए सभी दशा यूज कर रहे हो, योगिनी भी कर रहे हो, चर भी यूज कर रहे हो, लाल किताब भी यूज कर रहे हो और सभी रॉन्ग हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं। एक ही फील्ड में रहिए। आप अगर विंशोत्तरी यूज कर रहे हो तो एक दो दशा एडिशन में और ले लीजिए, योगिनी वर्क करती है, योगिनी यूज कर लीजिए। लेकिन अगर आप सब चीजें मिक्स करते जाओगे, अगर आप बोलोगे कि मुझे सभी चार्ट सीखना है, मुझे सभी मिक्स करना है, तो दोस्तों प्रेडिक्शन रॉन्ग ही जाने हैं। किसी के नहीं, बहुत बड़े बड़े टॉप पोस्ट इंडिया लेवल के एस्ट्रोलॉजर्स, वर्ल्ड लेवल के एस्ट्रोलॉजर्स के भी प्रेडिक्शन रॉन्ग जाते हैं अगर आप चीज़ों को मिक्स करते हो। एक्यूरेसी लाओ, परफेक्शन लाओ, किसी परफेक्ट फील्ड में लाओ, पक्का आपकी प्रेडिक्शंस राइट जाएंगे। यही सेम उस पर भी अप्लाई होता है, मेरे भी राइट जाएंगे। दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो है एस्ट्रोलॉजी की अभी मैं आगे से क्लियर करते जाऊंगा। अभी तो मैंने इसीलिए क्लियर नहीं किया था ताकि ये मेरा पिछला वीडियो दब ना जाए। अब मैं कल से रेगुलर वीडियोस डालना चालू करूँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और बहुत सारे सीक्रेट टेक्निक्स भी उसमें मैं शेयर करूँगा। आप सभी मेरे साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।